हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। इसके अंदर हम रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल के अंदर अरेंज करेंगे और हम नेट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा सीरीज ग्रुपिंग। तो इसके अंदर हमने क्या करा, R1 एक फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी हमारी, R2 सेकेंड रेजिस्टेंस और R3 हमारी थर्ड रेजिस्टेंस। इनको हमने सीरीज के अंदर अरेंज कर दिया और हमें नेट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो देखो सीरीज के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, सीरीज के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जो हमने नेट करंट अप्लाई करा और या नेट वोल्टेज हमने अप्लाई करी तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू, तो हमारी जो सीरीज के केस में जो करंट पास होएगा ना तीनों रेजिस्टेंस से, वो तो सेम रहेगा। तो अगर आई करंट स्टार्टिंग में हमारा एंटर करा तो R1 से भी आई करंट पास करेगा, R2 से भी और R3 से भी। ठीक है, तो करंट तो सेम पास करेगा, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो डिवाइड हो जाएगा थ्री पार्ट्स में। जैसे मान लीजिए V पोटेंशियल हमने प्रोवाइड करा तो वो डिवाइड हो गया V1, V2 एंड V3। ठीक है, तो पोटेंशियल तो डिवाइड हो गया V1, V2, V3 में, और करंट सेम रहा R1, R2, R3 के थ्रू। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, तो हमने क्या लिया, सपोज देयर आर थ्री रजिस्टर्स। ठीक है, तो थ्री रजिस्टर्स लिए जिनके रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, ये कनेक्ट कर दिया सीरीज में। ठीक है, तो ये सीरीज में हमने कनेक्ट करें और पोटेंशियल इन पे कितना अप्लाई करा, V। जो करंट पास करेगा रिमेन सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। तो जो करंट है वो तीनों रजिस्टेंस के थ्रू सेम रहेगा, और V1, V2, V3 पोटेंशियल अक्रॉस R1, R2, R3। करंट तो सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल V1, V2, V3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से जो चीज़ ना सेम ना रहे, जैसे इसमें करंट तो सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, तो जो सेम नहीं होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उस हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट है, तो नेट पोटेंशियल आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। हमें पता है कि ओम लॉ से V इक्वल टू आई आर, क्योंकि R इक्वल टू V बाई आई थे ना, तो V इक्वल टू आई आर आ गया। तो जो V1 होगा, V1 क्या होगा हमारा IR1, क्योंकि करंट तो हमारा सेम रहना है, और V2 हमारा हो गया IR2, इसमें भी करंट सेम रहा, और V3 हो गया IR3। ठीक है, ये हमारा तीनों पोटेंशियल हो गए। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। ठीक है, ये हमने नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। इसमें I कॉमन आ गया, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, और V इक्वल टू IR हमें पता है, तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें V इक्वल टू IR, और इस साइड भी R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल आउट हो गया। तो हमारी नेट रेजिस्टेंस क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हमारी नेट रेजिस्टेंस आ गई जब हमने सीरीज में कनेक्ट करा था। तो अगर हमें एन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, कनेक्ट करनी हो सीरीज में, तो हमारी नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी हमारी R इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू RN। ठीक है, RN तक इनका एडिशन हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो अर्थमेटिक एडिशन से हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैरेलल ग्रुपिंग, कि जब हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में अरेंज करा तब क्या हमारी नेट रेजिस्टेंस आएगी। तो हमने R1, R2 और R3 को पैरेलल में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो हमें नेट पोटेंशियल हमने मान लीजिए कैपिटल V प्रोवाइड करा, करंट हमने I प्रोवाइड करा। तो देखो जो सीरीज में क्या कंडीशन थी कि करंट तो सेम रहेगा तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, लेकिन पैरेलल में इसका उल्टा होएगा। जो करंट है वो तो डिवाइड हो जाएगा थ्री पार्ट्स में, I1, I2, I3, जो R1, R2, R3 से पास करेंगे, और जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि हमारा स्टार्टिंग में हमने अप्लाई करा था, जो कि है कैपिटल V। तो एक तरह से सपोज देयर आर थ्री रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस उसकी R1, R2, R3 होगी, उनको पैरेलल में अरेंज करा विद पोटेंशियल V। ठीक है, उनका पोटेंशियल V है, और करंट हमारा हो गया I1, I2, I3। ठीक है, क्योंकि देखो करंट तो डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम रहेगा, तो जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी हिसाब से हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर करंट डिफरेंट है, तो नेट करंट हमारा आ गया, क्योंकि नेट करंट डिवाइड हो गया था ना I1, I2, I3 में, तो आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3। हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर है ओम लॉ से, यहाँ से हमारा I आ गया V बाई आर। ठीक है, तो हमारा I आ गया हमारा V बाई आर, तो I1 आ जाएगा V बाई R1, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, ऐसे I2 V बाई R2 और I3 V बाई R3। ठीक है, तो नेट करंट हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I इक्वल टू I1 की जगह V बाई R1, फिर V बाई R2, फिर V बाई R3। ठीक है, इनमें से V कॉमन आ गया, तो एक तरह से I आ गया V,
ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और आई की वैल्यू थी हमारी V/R। अगर आई की वैल्यू V/R पुट कर दे तो क्या होगा, तो हमारा V/R यहाँ पुट कर दिया, V यहाँ पर पहले ही था, तो यहाँ से V कैंसिल आउट हो गया, तो एक तरह से वैल्यू आ गई हमारी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें n रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में अरेंज करना है रेजिस्टेंस को, उनकी नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो वो आ जाएगी हमारी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/Rn, ठीक है। ये 1/Rn ये हमारी नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारी जब हम पैरेलल में अरेंज करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो इसके अंदर हम एक नए टॉपिक को स्टडी करेंगे, रेजिस्टिविटी। तो अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, जो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है उस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर और उस कंडक्टर के एरिया के ऊपर, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी किसी कंडक्टर की उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा रुकावट होगी। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के। और जितना हमारा कम एरिया होगा, देखो जितना कम एरिया होगा उतनी ज़्यादा हमारी रेजिस्टेंस होगी। जैसे कोई भी पार्टिकल्स हैं, एक तो कम एरिया के अंदर रहें और एक ज़्यादा एरिया के अंदर रहें, तो जब ज़्यादा एरिया के अंदर रहेंगे तो वो थोड़े खुल में रहेंगे, तो उनके जो रुकावट है कम होएगी, जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, कि जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारी आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A के, ठीक है। L हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, A हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर। तो अब जो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम एक कांस्टेंट को पुट कर देंगे, वो हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। जैसे हमने क्या करा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट पुट कर दिया, वो है हमारा रो, और L/A हमारा पहले ही था। जो रो है उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो एक तरह से जो रो है, रो की वैल्यू को कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अगर यहीं से रो की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगी, रो इक्वल टू RA/L, ठीक है। तो यहाँ से हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई RA/L। अगर रेजिस्टिविटी का यूनिट पूछें कि यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो एक तरह से ओम मीटर कहा जाता है रेजिस्टिविटी के यूनिट को, ठीक है। ऐसे ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आएगा ML3T-3A-2, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो अगर हम एरिया को 1 मीटर से स्क्वायर पुट कर दें, लेंथ को 1 मीटर पुट कर दें, तो इस फॉर्मूले के अंदर एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को 1 मीटर, तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है ना वो रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब आएगी, जब लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो एक तरह से जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस कब कहा जाएगा, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट साइड क्यूब ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल। अगर हम ऐसी कोई क्यूब ले लें जिसकी साइड यूनिट हो, यूनिट मतलब 1 हो, ठीक है। अगर 1 मीटर की कोई साइड क्यूब ले ली हमने, तो उसके थ्रू जो रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से। इसके हम जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो स्टडी करते हैं। जो रेजिस्टिविटी है ना कंडक्टर की, वो जो हमारी लेंथ और एरिया है कंडक्टर का, उस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब जो रेजिस्टिविटी है लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो तो रेजिस्टिविटी हमारी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि लेंथ और एरिया पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस हमारा क्या है, कंडक्टेंस हमारा है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो मान रेजिस्टेंस जो हमने ओम लॉ से कैलकुलेट करी थी उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। इसको एस से डिनोट करा जाता है, तो कैपिटल एस से इसको डिनोट करा जाता है। तो इस तरह एस इक्वल टू 1/R हो गया, और आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं रो L/A, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक तरह से जो कंडक्टेंस आ गया A/ρL, ठीक है। तो अब अगर हमें इसका यूनिट निकालना हो तो यूनिट क्या होगा, जैसे ये है 1/R, आर का होता है ओम, तो 1/R का हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। तो इसका यूनिट आ जाएगा कंडक्टेंस का ओम इनवर्स,
या इसे MHO भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करा जाता है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जो हमने कंडक्टेंस स्टडी किया वो तो था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और हम अब स्टडी कर रहे हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो एक तरह से सिग्मा आ गया हमारा 1/ρ। रो की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं RA/L। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो रेजिस्टिविटी आ गई वो आ गई L/RA। तो अभी हमने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी है 1/ρ, और जो जो कंडक्टिविटी हमारी वो 1/ρ है। जो रेजिस्टिविटी थी, मतलब रेजिस्टिविटी का यूनिट होता था ओम मीटर, हमने कैलकुलेट करा था ओम मीटर, और ये इसका इन्वर्स है, तो इसका आ जाएगी ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ये हमारी इसकी जो कंडक्टिविटी की यूनिट आ गया। ठीक है, इसी को कह सकते हैं हम, ओम इन्वर्स को MHO कहा जाता है, तो MHO पर मीटर। ठीक है, ये हमारे आ गई कंडक्टिविटी की यूनिट। ठीक है, तो ये आज के हमारा टॉपिक हो गया। हमने क्या क्या स्टडी करा? हमने स्टडी किया कि रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में अरेंज करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। फिर हमने स्टडी किया कि रेजिस्टिविटी की डेरिवेशन को स्टडी किया। फिर हमने उसके बाद कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को स्टडी किया। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, थैंक यू।